नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 6 अप्रैल तक 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे, थाईलैंड और श्रीलंका। थाईलैंड में बिम्स्टेक का सम्मेलन है, समिट है और लोग पूछ रहे हैं कि चूंकि वहाँ ये बांग्लादेश के अपने मोहम्मद यूनुस भी रहेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे या वो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमें और आपको याद होगा सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में जब यूएन समिट के लिए प्रधानमंत्री गए थे, तब ये बड़ी जोर से चर्चाएं थी कि मोहम्मद यूनुस ने और उनकी जो भी नौकरशाही है, उसने कोशिश की थी कि भारत के प्रधानमंत्री से उनकी एक वन टू वन हो जाए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली थी। और बांग्लादेश में उनके एक तरीके से सत्ता संभालने के बाद से ही जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, हिंदुओं के धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जो हिंदू अधिकारी थे उनको पीटा गया, उनसे रिजाइन लिखवाए गए और तमाम घटनाएं वो हमारे और आपके सबके सामने हैं। बांग्लादेश में एक्चुअल में हुआ क्या है, तो इस बीच निगाहें सबकी रहेंगी कि मोदी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश में भी इधर बहुत कुछ घट रहा है। सेना प्रमुख और यूनुस के बीच में तनाव अपने चरम पर है। ये किस ऊंट कर्मठ बैठेगा, ये ऊंट देखने वाली बात होगी। मालदा में हिंसा भड़की है। ममता बनर्जी तो लंदन में लेक्चर देती हुई दिखाई दी हैं और वहां उनका विरोध भी हुआ है। संदेश खोली को लेकर के भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ वो भी, और नतीजे आने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं को वहां टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ हिंसा की जाती है, उसको लेकर के भी प्रदर्शन हुए हैं। लंदन में प्रदर्शन हुए हैं और एक स्टूडेंट विंग है जिसने ये कुछ सवाल खड़े किए हैं ममता बनर्जी के सामने। इसके अलावा अमित शाह ने पार्लियामेंट में कुछ बयान दिए हैं घुसपैठ को लेकर के, और ममता बनर्जी पर भी अटैक किए हैं ये कह करके कि करीब 450 किलोमीटर की सरहद है जिस पर हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ममता बनर्जी इसकी परमिशन नहीं दे रही है, भूमि अधिग्रहण के लिए सहयोग नहीं कर रही हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आप उनसे बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हैं। आदि अचिंत साहब, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आदि जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री की ही चर्चा करें। प्रधानमंत्री 3 से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। एक तो इसकी प्रासंगिकता, इसका महत्व, और दूसरे, क्या मोहम्मद यूनुस मुलाकात कर पाएंगे मोदी से, और अगर कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा? सर अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मोदी साहब का तो बड़ा पैक्ड सा स्केड्यूल है। अभी वो जा रहे हैं, पहले तो श्रीलंका जा रहे हैं, उसके बाद थाईलैंड जा रहे हैं। श्रीलंका तो उनका बायलैटरल विजिट है और सबसे पहला फॉरेन लीडर जो श्रीलंका में आएगा, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उसके बाद, इलेक्शन के बाद, तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट सा एक विजिट है। और जहां पर आपको ये दिखेगा कि काफी हद तक एक श्रीलंका का बेंट आपकी तरफ अच्छा इस टाइम पे हो रहा है। देखिए सर, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो पूरा, जिस तरह से हम देखते हैं इस टाइम पे बांग्लादेश में केओस है, इस टाइम पे हम देखते हैं पाकिस्तान में केओस है, ये एक ऐसी कंट्री है सर, ये उस चुंगल में से बाहर निकल के आया है, ये हमको समझना है। और उस चुंगल में से बाहर निकल के आने के टाइम पे हमारी काफी उसके साथ मदद रही थी। ठीक है, तो हमने काफी उसको मदद करी है। और ये पहले जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक टेंशन रहती थी, बिकॉज वो जो एक गलती करी थी राजीव गांधी साहब ने, जो एलटीटीई के साथ वहां पर अंदर घुसना, उसके बाद ये सब जो भी चीजें वहां पर करी गई थी, उसके बाद से देखिए भारत के साथ उनका जो रिलेशन रहा है, इट इज नॉट बीन वेरी वेरी गुड। और वहां पर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं भारत की इंटरफेरेंस ज्यादा चीजों के अंदर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सर उसका पूरा रीसेट हुआ है।
भारत ने अपना नजरिया को वहां पर चेंज करा है, अपने आप को अपना जो वहां पर लोगों के साथ परसेप्शन है उसको चेंज करा है। यहाँ तक कि अभी ये खबर आ रही है कि श्रीलंका और भारत की एक डिफेंस डील भी हो सकती है, जो पहले कभी नहीं हुई है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ सामान खरीदा है, श्रीलंका ने चाइना के साथ सामान खरीदा है, बट श्रीलंका ने कभी भी भारत के साथ सामान नहीं खरीदा है सर। तो छोटा मोटा इधर उधर वो तो सर वो चलता रहता है, इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट अभी तक भारत से उसने डायरेक्टली कोई डिफेंस का डील नहीं करा है। तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट सा गेम है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि, और ये चीज हमको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि श्रीलंका के साथ आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली शिफ्ट, राइट। ये जो गलत एक नैरेटिव है भारत का इस रीजन के अंदर, और काफी जो पुरानी गलतियां हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी आपको ये काम करने पड़ेंगे सर। नाउ सर, अगर आप इसको आगे देखें, आपको एक चीज और दिखेगी कि श्रीलंका में आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी इकोनॉमी जो है उसको हमारे साथ कनेक्ट करिए, ठीक है जी। तो अगर हम उसकी इकोनॉमी अपने अपने साथ कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको आपको भी कुछ चीजें उसके लिए करनी पड़ेंगी, जहां पर श्रीलंका को थोड़ा बहुत और स्टेबलाइज किया जाए। अभी उसके पास आईएमएफ के लोन्स आएंगे सर, पेरिस क्लब से उसने लोन ले रखे हैं, तो उनके ऊपर आपको थोड़ी गारंटीज और ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। डिफेंस के तौर पे अगर आपको चीजें आगे लेके जानी है, तो थोड़ा सा श्रीलंका के लिए आपको भी इतने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं जो श्रीलंका में होंगी। थाईलैंड में देखिए, श्रीलंका में और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स रहेंगे, जहां पर यूपीआई जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहां पर उसको और पुश किया जाएगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे लेके जाएं उसकी बात की जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल आएगा कि भाई चाइना की इंटरफेरेंस वहां पर, और चाइना के शिप्स वहां पर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उसकी बात की जाएगी। अगर मेरे को लगता नहीं है, बट कच्छतीवू की बात हो सकती है। सेलर्स जो पकड़े जाते हैं श्रीलंकन नेवी की तरफ से, उनकी बारे में बात की जाएगी। तो ये तो रेगुलर इश्यूज हैं दो देशों के बीच में, जिसके ऊपर ऑब्वियसली बात होगी। और श्रीलंका का ट्रेड जो है सर, भारत के साथ काफी कनेक्टेड है। प्लस श्रीलंका को एक वो भी चाहिए कि भारत की जो जितना टूरिज्म है वो उसके पास आए, क्योंकि उसको एक बेस मिल जाता है उससे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। सर, बिम्स्टेक की बात करें, देखिए बिम्स्टेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव है, इसके अंदर थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आती हैं भारत के साथ। और ये एक ऑल्टरनेटिव बनाया था आपने पाकिस्तान को हटा के साइड में, जब आपने सार्क को बेसिकली थोड़ा सा रद्दी किया था। इस टाइम पे देखिए सर, वहां पर भी एक अर्थक्वेक आया है म्यांमार के अंदर भी, और भारत का जो एक नजरिया है, भारत बोलता है कि हम एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं इस रीजन के अंदर। ऑलरेडी 24 घंटे हुए नहीं सर, आपके 3 जहाज वहां पर ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, वहां पर आप सामान दे चुके हो, और 3 जहाज और लोड हो रहे हैं इस टाइम पे, एंड वी नो दैट। तो थाईलैंड में भी जाएगा आपका एड, आपका म्यांमार के अंदर भी जाएगा, एंड आई एम वेरी प्राउड। मेरे को तो खुशी होती है ये देख के कि ये दिखा के कि भारत ने जो बोला है कि भाई हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेंगे, उसको ना तक कि हम करते हैं, वी एक्चुअली डू इट प्रॉपर्ली। जैसे ही कुछ होता है, पूरी रात काम करा है सर हमारी फोर्सेस ने। क्योंकि देखिए, सामान इकट्ठा करना, उसको लोड करना, उसके बाद वहां लेके जाना, उतारना, आई मीन सुबह 9:25 पे अपडेट ऑलरेडी आ चुका था कि वहां लैंड हो चुका है जहाज। तो ऑब्वियसली पूरी रात को एनडीआरएफ वालों ने काम किया होगा, और बड़ी खराब सिचुएशन है। खैर, थाईलैंड की तरफ से जो अभी खबर आई है कि बिम्स्टेक का जो समिट है वो वैसे का वैसे ही आगे चलेगा, देयर विल बी नो चेंजेस इन दैट, एंड मोदी साहब विल कंटिन्यू। देखिए, बिम्स्टेक इस रीजन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज रहेगी, क्योंकि सर म्यांमार का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके अंदर सारे देशों का एक नजरिया है, वेयर दे ऑल वांट दिस टू बी सॉर्टेड आउट। यूनस सर, देखिए ऐसा है, यूनस कोशिश तो बहुत करेगा, बट अभी जाके तुम चाइना के साथ जप्पी मार रहे हो, उसके बाद आपको लगता है अगर मोदी जी आके तुमसे मिलेंगे भी, अगर मिल भी लिए, हेलो हाय बोल भी दिया, तो उसके आगे कुछ नहीं होगा सर। बांग्लादेश के साथ देखिए, कुछ अगर आप डील करते भी हो तो आप रिकग्नाइज करोगे उसकी गवर्नमेंट को। भारत का देखिए रिकग्निशन करें भी ना करें, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, मिलने मुलाने से कुछ होगा नहीं सर। जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्कुल नहीं है, इट्स जीरो। एंड मेरे हिसाब से जो बांग्लादेश की पॉलिसी है इज एग्जैक्टली द सेम कॉपी पेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम आइसोलेट करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको देखते नहीं है। जब भी ओनली वो टेररिज्म की कुछ बात आती है तो हमारे मुंह से पाकिस्तान निकलता है। अदरवाइज हम उसकी प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज नहीं करते कि इस जगह में कोई देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो वो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी अभी तक रही है, और इसके ऊपर हम काफी हद तक अभी चिपके हुए हैं। मेरे हिसाब से, ये मेरी एनालिसिस कहती है, ऑफ कोर्स आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, बट बांग्लादेश की भी पॉलिसी एग्जैक्टली सेम रहेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने उनके वीजास काटने शुरू करे, पहले थोड़े बहुत वो मेडिकल वेडिकल के लिए आ रहे थे, अब तो एकदम मना कर दिया आपने, बिल्कुल नहीं आएगा कोई भी यहाँ पर।
उसके बाद इमिग्रेशन लॉ और बांग्लादेश के ऊपर पीछे से प्रेशर तो डल ही रहा है कि भैया तुम्हारे इतने सारे लीगल बैठे हैं यहाँ पर, लेके जाओ उनको यहाँ से। शेख हसीना तो खैर दोस्त थी आपकी, तो आप उतना प्रेशर डालते नहीं थे उसके ऊपर, बट इसके ऊपर तो डालोगे अभी आप। तो अभी इमिग्रेशन लॉ तो अभी परसों ही पास हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा एक्शन शुरू हो जाएगा। तो बांग्लादेश के ऊपर मतलब चाबी टाइट करने के आपके पास काफी तरीके हैं, और वो चाबी टाइट होनी अभी शुरू होगी। बांग्लादेश के अंदर से देखिए, मेरे को लगता नहीं है यूनुस खुद कंट्रोल में है, उसको खुद को नहीं पता क्या हो रहा है। अभी वो चाइना जाके बैठा है, उसने बड़ी-बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि जी ये डील हो गई जी, वो डील हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया। अरे ढेला कुछ नहीं आना सर उसके पास। नेपाल के साथ ऐसी अनाउंसमेंट हर साल होती है, आपको पता है? हर साल कि भई ये बस अभी देखो, बस अभी बस स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ स्टार्ट नहीं हुई अभी तक नेपाल के अंदर, एक्सेप्ट चाइना ने आके थोड़ा नेपाल का लैंड ज़रूर चोरी कर लिया है, वो अलग चीज़ है, बट नेपाल के अंदर कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है। तो देखिए सर, ये थोड़ी-सी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपके बिना भी मैं थोड़ा सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है। और जो भी कंट्रीज़ आपके नेबरहुड में है, आपके खित्ते में है, वो तो यही करती है ना कि आपको जिससे इरिटेशन है उसके साथ जाके बैठेंगे, ताकि आपको बोलेंगे सर थोड़ा हमारी तरफ भी देख लो यार, इग्नोर मत मारो, मेरे को उधर जाना पड़ता है फिर। कोशिश भी यही है, लेकिन इसके पास इतना दम है नहीं उसको सस्टेन करने का सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो आव्रजन बिल पेश किया और उसके बाद अमित शाह साहब ने जो भाषण दिया है, उसमें तो उन्होंने कई बातें कही हैं एक्चुअल में। जैसे उन्होंने कहा है कि टेररिज्म का, नक्सलवाद का लगभग खात्मा जो है वो हो रहा है। अलगाववादी थे वो, 4 ग्रुप तो उनके ऑलरेडी मुख्य धारा में आने का ऐलान कर चुके हैं। और सब जानते हैं, उन्होंने कह रखा है कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद को हम समूल खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और ये सब चीजें हमें विरासत में मिली थी। 2014 के बाद से ही लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, आदि जी। उन्होंने कहा था कि हम जो करीब 2000 किलोमीटर, उससे कुछ ज्यादा सरहद है, उसमें से 15, साढ़े 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पर तो हम फेंसिंग कर चुके। करीब 150 किलोमीटर ऐसी है जहां कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नाले हैं, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, कुछ दूसरी ऐसी चीजें हैं। लेकिन 450 किलोमीटर तो ऐसी जगह है जहां पश्चिम बंगाल जो है, उसकी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जितने हमारे डीओ गए हैं, जितनी हमारी मीटिंग्स गई हैं होम सेक्रेटरी के साथ, उनके सेक्रेटरी वगैरह की, वो परमिशन दे ही नहीं रही है। यानी 450 किलोमीटर से लगातार घुसपैठ का विंडो खोला हुआ है उन्होंने। और जो कुछ बंगाल में हो रहा है, ये अभी मालदा में फिर हिंसा हो गई, फिर आग सुलगती हुई दिखाई दे रही है। ये अब किसी से दबा छिपा है नहीं। सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है, ममता बनर्जी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं, और इसका इलाज क्या बचता है केंद्र के पास? सर देखिए, ये चक्कर चल रहा था करीब 2 सवा 2 महीने तक। जनवरी एंड में फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली वो नेगोशिएशंस अभी खत्म करी हैं। तो अभी जो लैंड एक्विजिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुरानी कहानी है, बट एक कंसर्निंग फैक्टर है सर, आपको पता ही है कि ये चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, जहाँ पर कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इनको यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह से अमेरिका में भी हुआ था, इल्लीगल्स को यूज़ करा जाता है। देखिए, अमित शाह साहब ने एक सवाल तो पूछा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट की आती है, वो ये आती है कि भई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो बॉर्डर मैनेजमेंट करती है, तो आप अंदर क्यों आने दे रहे हो? देखिए सर, अगर आप एक बंदे को एक 100 मीटर में भी खड़ा कर लो ना, इतने बंदे पहले आपके पास है नहीं, बट अगर आप एक बंदे को 100 मीटर में भी खड़ा कर लो या 50 मीटर में भी खड़ा कर लो, फिर भी सर अंदर घुसने वाले घुस जाएँगे, ठीक है? इन्फिल्ट्रेशन को एकदम ज़ीरो करना इम्पॉसिबल है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ थोड़ा-सा हमारा एक अप्रोच थोड़ा गलत था, जहाँ पर ये सारे घुस गए हैं यहाँ पर। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि सर, वेस्ट बंगाल के अंदर हमको पता है एक इकोसिस्टम है, जिसमें ये रूल करना चाहती हैं। इनको थोड़ा डर लगा था जब शेख हसीना का कुछ गड़बड़ हुई थी। जब शेख हसीना की ये गड़बड़ हुई थी, तो इनको थोड़ा डर लगा था, और आपने देखा था एकदम से आई थी, नहीं, 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 आई स्टैंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, आई स्टैंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टाइम पे थोड़ा-सा कई लोगों ने, और मैंने इंक्लूडिंग बोला था कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कहीं पे कुछ हुआ है। बट सर वो कितना है, कितना डेप्थ है, कितना नहीं है, उसके ऊपर टिप्पणी देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए चीज़ें हो रही हैं ममता बनर्जी के साथ अपने राज्य में,
शुभेंदु अधिकारी अभी फाइनली थोड़ा-सा उठना शुरू हो चुके हैं, उन्होंने हिंदुत्व की मार्चेज़ निकाली हैं वहाँ पर। किसी ने जाके मंदिर के सामने कुछ उल्टे काम कर रहे थे, वहाँ पर हिंदू जाके फिर उसका जवाब भी दिया गया है। आरजी कार के ऊपर दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, जहाँ मैंने काफ़ी बोला था जिसके बारे में कि यार आरजी कार को कैसे भूल सकते हो आप? बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज़ वो आपका एक रैलिंग क्राई होना चाहिए अपने राज्य को सीधा करने के लिए। तो ऐसा लगता है सर ममता बनर्जी की जो दीवारें हैं ना सर, वो टूट चुकी हैं। जो बोलते हैं ना किले की दीवारों में छेद आ गया है। और वो किले की दीवारें, और इनको अभी अमित शाह साहब को मेरे हिसाब से सर खून चटना शुरू हो गया है कि यार ये किले की दीवारें अभी टूट रही हैं, इसको अभी तोड़ना है। और आप देखेंगे सर 4 स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है और नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। अ, ये 4 स्टेट्स हैं आपके, मैं मणिपुर और जम्मू कश्मीर इसमें नहीं ले रहा बाय द वे। मैं 4 स्टेट्स ले रहा हूँ सर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु में। ये 4 जगहों के अंदर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तमिलनाडु के अंदर तो आपको पता ही है अभी पूरा पॉलिटिक्स और ये सब चल रहा है, वहाँ पर तो ये द्रविडियनिज़्म लोग हँस-हँस के लेते हैं, बट मेरे हिसाब से इट्स अ कंप्लीट सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और जिस तरह से ये लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पर कि हम तो एकदम ही अलग हैं, तो एक वो विक्टिम कार्ड जो इनका चलता रहता है। अ, तो ये 4 जगह हैं सर जिसका किले के दरवाजे आपको तोड़ने हैं, ठीक है? ईस्ट में तो आपके बैठे हुए हैं हेमंता साहब, आपने वैसे भी बीजेपी की काफ़ी गवर्नमेंट्स हैं, टाइम लगेगा लेकिन वहाँ किला खुल चुका है तो आप आराम से धीरे-धीरे काम कर सकते हैं। पंजाब में आप देख रहे हैं इस टाइम पे सर कि आम आदमी पार्टी के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के थ्रू। दिल्ली के जितने फ्रॉड हैं उसकी काफ़ी चीज़ें खोली जा रही हैं और बोला जा रहा है कि देखो ये क्या है, 6 करोड़ का चीज़ के लिए आप 22 करोड़ रुपए एडवर्टाइज़मेंट में निकाल देते हो, कल जो रेखा गुप्ता जी ने पार्लियामेंट में बोला, तो एक वो इनडायरेक्ट प्रेशर है। अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट एक हुआ जो आर्मी ऑफिसर के साथ हुआ, वहाँ पर उसको काफ़ी पुश अप किया जा रहा है ताकि थोड़ा-सा उसमें क्रैक आए। और आपको पता ही है सर पंजाब की आम आदमी पार्टी थोड़ी ढीली है। केरला में घुसना थोड़ा मुश्किल है सर, बट राजीव चंद्रशेखर जी थोड़ा-सा अभी चेंज हुए हैं, तो वहाँ पर लोग बोलते हैं कि भई थोड़ा-सा नया एक एक सपोर्ट स्ट्रक्चर आएगा। और केरला में जो क्रिश्चियंस हैं सर, वो उनको थोड़ा समझ में आ गया कि यार ये साले एक तो ये लेफ्टिस्ट हैं, ऊपर से मुसलमान जो वहाँ पर मुस्लिम गैंग्स जो हैं, वो उनको अभी हार्म कर रहे हैं। सो दे आर काइंड ऑफ वरीड। और पिछली बारी कुछ पास्टर्स और इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आए थे कि यार ये सब छोड़ो, मोदी को वोट करो पहले बाकी वही बचा सकता है हमको। तो ये भी आया था, तो एक आपको थोड़ा वहाँ पर भी ब्रीच करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल सर एक फनी सी जगह है क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस उसके कल्चर के अंदर है, राइट? एंड लोग बोलते हैं पिछले विधानसभा के इलेक्शन में काफी वारदातें हुई, काफी लोगों को मारा गया। सर बढ़िया बात है, सही है। आप पॉलिटिकल वॉचर रहे हैं बहुत टाइम से सर, जर्नलिस्ट रहे हैं, तो मैं आपसे ही पूछूंगा सर, कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर जहां पर किसी को मारा ना गया हो? कोई नहीं हुआ, तो कोई नहीं ये तो हुआ। सर पॉलिटिकल वायलेंस का तो वहां पर एक एक सिस्टम है और वो सिस्टम वहां पर तोड़ना पड़ेगा उसको। एंड वेस्ट बंगाल मेरे हिसाब से विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि जो एक कल्चर 70 साल से वहां पर कम्युनिस्टों ने और इन लोगों ने बिठा रखा है, ये जो स्ट्रीट वायलेंस का और स्ट्रीट पावर का, ये चीज अभी ट्रांसपोज हो रही है जिहादी गुटों के अंदर भी वहां पर, और वही चीज वो मालदा के अंदर आपने देखी। तो ये थोड़ा डेंजरस सा एक स्टेट है और यहाँ से बांग्लादेशी का इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा डाइसी है। सो मेरे को लगता है सर, अगर अमित शाह साहब के मुंह से पंजाब के बारे में कुछ इतना निकला नहीं, तमिलनाडु के बारे में इतना कुछ निकला नहीं, केरला के बारे में कुछ इतना निकला नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी भड़ास निकली वो निकली वेस्ट बंगाल में। तो मेरे हिसाब से सर उसका अभी आई थिंक वहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उधर पे कुछ दे विल हैव टू स्टार्ट ब्रीचिंग। तो मैं अगर देखूंगा तो आप मुझसे पूछें क्या करेंगे, मेरे हिसाब से सर सड़क के ऊपर अपनी पावर दिखाएंगे शुभेंदु अधिकारी और जितने भी वहां पर लोग हैं, दे विल कंटिन्यूअसली डू दीज प्रोटेस्ट सिट इन्स, ये चीजें करेंगे क्योंकि वो अपने लोगों को इकट्ठा करके एक स्ट्रीट पावर बनाने की कोशिश करेंगे अपनी, जहां पर वो पुश बैक कर सकें। इस टाइम पे तो सर वन वन स्क्वायर है, वहां से उस तरफ से कोई आता है तो यहाँ से तो कोई खड़ा भी नहीं होता है, तो वो खड़े होने की जो एक चीजें हैं। एंड मेरे हिसाब से सर तीसरा भी मोहन भागवत जी वहां वहां पर होके आए हैं, तो आरएसएस की तरफ से भी कुछ होगा। तो मोहन भागवत जी कहीं और नहीं गए, वेस्ट बंगाल गए, और वहां पर भी एक दो कार्यक्रम में उनकी थोड़ी बाधाएं डालने की कोशिश की गई थी, बट उसको भी थोड़ा सा गेम गेम अप किया गया। सो आपको दिखता है कि कुछ हो रहा है वहां पर, कुछ है, बट कितना होता है कितना नहीं होता तो वो तो सर आप ज्यादा मेरे से बेटर बता सकते हैं। मैं तो आपको एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है।
बाहर से कोई इतना आपके साथ इंटरफेरेंस करेगा नहीं, आपके कोर्ट्स ज्यादा थोड़े इंटरफेयर करेंगे आपके साथ। और ये क्या है साहब, ये राहुल गांधी लंदन होकर के आते हैं तो ममता बनर्जी भी लंदन जाती हैं, वो भी वहां जाकर के लेक्चर वेक्चर दे करके आती हैं। और अ, पता नहीं मतलब इसके पीछे की मानसिकता क्या है, लेकिन ये जो वहां प्रदर्शन हुए हैं, प्ले कार्ड दिखाए गए हैं, और काफी अ, ममता बनर्जी ने भी अपना एक फोटो दिखा दिया कि जी मैं तो मौत के मुंह से निकली हूं। और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि लंदन में ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक तरीके का प्रदर्शन हुआ है, ममता बनर्जी ने कुछ उसको उससे कुछ सीख ली है क्या, या कुछ रिसीव किया या नहीं किया? इंटरेस्टिंग नैरेटिव है सर, क्योंकि वहां पर जो बोला गया है कि हिंदू ग्रुप्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, ठीक है। ये नहीं बोला कि एंटी ममता ग्रुप्स, बीजेपी ग्रुप्स ना, बड़ा क्लियर सा नैरेटिव है कि हिंदू ग्रुप्स के साथ प्रोटेस्ट किया गया है। और अगर आप उनके पोस्टर्स और फ्लायर्स और जो प्लाकार्ड्स और वो सब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि एक जो मुस्लिम तुष्टीकरण और इस्लामिक तुष्टीकरण वो अपने राज्य में करती हैं, उनकी तरफ एक गुस्सा है। तो सर देखिए, अच्छी बात है, मेरे हिसाब से भारत ने पहली बारी थोड़ा-सा ये ऐसा कुछ काम करा है। जिसने भी करा हो मुझे नहीं पता, बट कई एक पॉलिटिकल गुट हैं, वो काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे इसके ऊपर बाय द वे कल, तो कुछ दिखता ही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा पीछे। सर ये तो करना पड़ेगा आपको। एंड देखिए सर, ये लंदन का क्या है, क्योंकि यूरोप में इस टाइम पे क्या हुआ है, जो अमेरिका में जो लेफ्टिस्ट बैठे हुए थे, वो सारे अभी यूरोप की छत्रछाया में आके बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर थोड़े डंडे पड़ सकते हैं। तो यूरोप में बैठ के ये उँगलियाँ-उँगलियाँ करते रहेंगे सर। आपके साथ भी देखिए, वो जयशंकर जी के साथ भी वहाँ पर खालिस्तानियों ने उल्टे काम करने की कोशिश करी थी। तो देखिए सर, मैं तो इसको ज़्यादा वो देखता नहीं, बट ममता बनर्जी ने जाके वहाँ पर बेसिकली देश के सामने अपनी मतलब इज़्ज़त खराब कर ली है। उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है। एंड एक वल्नरेबिलिटी अपने आप में आप बना के बैठे हो सर, पहली बारी। आप ममता बनर्जी पहली बारी किसी एक सभा में थी, जहाँ पर लोग उसके अगेंस्ट में चिल्लाए और वो उनको चुप नहीं करा सके। ये पहली बारी है सर। ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है किस तरह से ममता बनर्जी काम करती हैं। कोई ज्यादा कुछ बोले, उसको उठा के 5 मिनट में गायब हो जाता है वो बंदा। वो गया कहाँ किसी को नहीं पता होता। वेस्ट बंगाल में तो एकदम जबरदस्त कंट्रोल है, तो और वो बाहर इतना कुछ बोलती नहीं है कि उनके ऊपर इतनी कुछ तरकीब हो या कुछ प्रोटेस्ट हो। तो ये आई थिंक उनको पहला एक टेस्ट मिला होगा। आरजी कार के बाद अपने स्टेट में एक और टेस्ट मिला कि यार, ये एक गुट है जो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो क्या ये इससे इससे अपनी पॉलिटिक्स बदलेंगी, जहां पर वो जो एक गुट का तुष्टीकरण, एक गुट को सपोर्ट करना, वो चेंज करेंगी कि नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा सर। बट मेरे हिसाब से उनको एक झटका तो बड़ा जोर से मिला होगा कि यार, मैंने जो भी करा है उससे हिंदू मेरे से अलग हो गया है। तो कल को अगर मेरे को हिंदू से कुछ करना हो, वो पंडाल में थोड़ी बहुत पेमेंट करके जो मैंने पिछली बार चुप कराया था लोगों को, वो काम पूरा नहीं आ पाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा हार्शली बोल रहा हूँ सर। कोई जी मेरे जी। बंगाली भाई-बहन हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट रियलिटी तो यही है ग्राउंड पे। और आदि जी, बंगाल में यानी बांग्लादेश में और बलूचिस्तान में, दोनों जगह क्या निकट भविष्य में कुछ होते हुए आप देख रहे हैं? सर मैंने एक बेट लगाई थी कि कौन पहले टूटेगा, हीरा मंडी की पन्ना मंडी। हीरा मंडी अपना इस तरफ वाला, पन्ना मंडी छोटा वाला। और मेरे चैनल में कई लोगों ने आके बोला था कि जो पन्ना मंडी है वो पहले टूटेगी। और मैं भी उस टाइम पे इसके ऊपर काफ़ी सेट था कि यार ये पहले टूटेगी। बट जिस तरह से सर पाकिस्तानी आर्मी बिहेव कर रही है इस टाइम पे, और जिस तरह से इनके एक्शंस हैं, मुझे लगता है ये अपने आप को स्पीड अप कर रहे हैं सर, अपना तोड़। ग्राउंड पे अगर आप देखें सर, पाकिस्तान तो बचा नहीं है। खैर बांग्लादेश उतना उतना आगे नहीं गया कि वहां पर बांग्लादेश की कई ऐसे जगह हैं जहां पर गवर्नमेंट का रिट ना चलता हो या आर्मी का रिट ना चलता हो। ऐसा तो अभी बांग्लादेश में सिचुएशन नहीं है। लेकिन जो इंस्टेबिलिटी है सर, वो दो डिफरेंट तरह की है। वहां पर टेररिस्ट और सो कॉल्ड टेररिस्ट, बट वहां पर आर्म्ड रेजिस्टेंस है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में सर काफी और भी प्लेयर्स हैं दुनिया में, अमेरिका है, आप हो, और भी काफी प्लेयर्स हैं जो उसको थोड़ा साइड करना चाहते हैं। चाइना बांग्लादेश की के, वजह। हाँ, वो चाइना को दबोचना है सर।
बांग्लादेश में ऐसा नहीं है सर। बांग्लादेश में आपके इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के थोड़े बहुत इंटरेस्ट हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं वहाँ पर आपको थोड़ा नीचा दिखाने के। लेकिन चाइना को भी पता है सर ये जिहादियों के बीच में कुछ कर नहीं सकते, तो उसने अभी बुलाया था उसको, हाँ जी, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू बस ये कर, वो कर, मेरे को ये डील दे दे। वो सब बोलेंगे सर, बट चाइना के पास भी इतनी इतनी दम नहीं है कि आज वो इतना पैसा डाल सके किसी एक जगह में, क्योंकि घर पे उसकी हालत खराब है। तो देखिए सर, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का तो हो गया ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी डन। बस वो अब एक हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई हुआ नहीं कि यूगोस्लाविया टूटा था, सोवियत रशिया टूटा था, अ, तो देश टूटे हैं पहले भी, बट कोई ऐसी घंटी नहीं बजती ना सर कि दिस थिंग। तो मेरे हिसाब से वेट किस बात की है सर? वेट है कि बलोचिस्तान अपनी एक फॉर्मल रिकॉग्निशन खुद करे वहां के लोग, और जैसे ही वो होगा उसके बाद तो सर दुनिया टूट जाएगी उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि भाई अब उन्होंने कर दिया, अब तो तुम साइड हो जाओ, एंड आपकी तरफ से भी काफी प्रेशर आएगा। वेयरएज बांग्लादेश के अंदर क्या होगा सर कि जो आर्मी है उसको भी समझ में आ गया कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो भी थी, जैसे भी थी, शेख हसीना चोर थी, जो मर्जी थी, बट वो एक स्टेबिलिटी बना के उसने रखी हुई थी 15 साल तक। थिंग्स वर ग्रोइंग। आज वो आर्मी को समझ में आ रहा है कि यार ये गड़बड़ हो गई है, हमने गलत जगह पे सेटल किया और हमारे साथ इतना बड़ा बाहर से गड़बड़ हुआ है, हमने देखा तक नहीं है। तो तभी आप देखते हैं अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई आर्मी चीफ के साथ कू होने की बात चल रही है, भारत ने 2 तख्ता पलट को बचाया, ये करा जी, वो करा जी, तो ये सब उसी का नतीजा है। अब हमको ये देखना है सर कि बांग्लादेश में ये जो स्ट्रीट पे बंदे हैं, जो आपके वो हैं, क्या नाम है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स भी इतने सारे गुट हैं, वो पहले किसके साथ लड़ते हैं सर? वो पहले आर्मी के साथ लड़ते हैं कि वो पहले यूनिस के साथ लड़ते हैं? क्योंकि दोनों के साथ इन्होंने पंगे लेने शुरू कर दिए। और मेरे को लगता नहीं है सर कि आर्मी इतना टाइम वेट करेगी कि देश में आग लगे उसके बाद जाके उनको बुझाना पड़े। तो जब इनको लगेगा कि भाई ये थोड़ा क्रॉस कर रहा है एक लाइन, मेरे हिसाब से आर्मी आके वहां पर ओवरटेक करेगी। और अगर आर्मी ओवरटेक करेगी तो सर फिर आपके पास थोड़े अपॉर्चुनिटीज रहते हैं आर्मी के साथ बात करके, जो आपको ये लीगल्स विलीगल्स फेंकने हैं, थोड़े बहुत हिंदूज को थोड़ा साइड वाइड करना है, ऑल दैट आप कर सकते हो। एक और ऑप्शन हो सकता है कि सर पूरा सब कुछ ही टूट जाए, वहां पर आर्मी भी झगड़े के अंदर है, सारे झगड़े के अंदर है, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि नॉर्थ में से जो जगह चाहिए आपको काट कूट के साइड में करो, अपना वहां पर एक फेंसिंग लगाओ, हिंदुओं को बोलो इस तरफ आओ, एक रेफ्यूजी कैंप डालो, सारे अपने यहाँ से फेंको अंदर बाहर, खत्म कहानी। क्योंकि केओस के अंदर देखिए बहती गंगा में बहुत कोई हाथ धो सकता है, उसके अंदर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो पिछले दिनों एक खबर चली थी कि भारत म्यांमार को टेक ओवर कर सकता है, एक राज्य बना लेगा। म्यांमार नहीं सर, देखिए टेक ओवर नहीं करता कोई आजकल सर, एक आप अपनी इंटरेस्ट को थोड़ा इंप्रूव करते हो। आप एक चीज गारंटी लेते हो वहां के लोगों के लिए और बोलते हो मैं आपको ये दूंगा लेकिन आप मुझे ये दोगे, तो ये इस तरह की कुछ डील चल रही है। एंड अच्छा है सर, बिकॉज आपको एक बफर जोन चाहिए उस जगह के अंदर, उस जगह के अंदर आपको एक ऐसा सिचुएशन चाहिए जहां पर जो उस बॉर्डर के उस पार सेम एथनिसिटी, सेम ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उनके बीच में और उनके साथ जो ये नफेरियस एक्टिविटीज होती थी, ड्रग स्मगलिंग, ये सब चीजें थोड़ा बंद हो। और वहां पर एक जो वनरेबिलिटी क्रिएट कर रखी थी, जहां पर ये डीप स्टेट वाले आके वहां पर कभी कन्वर्जन्स, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ, ये जो पूरा झगड़ा है ये उसी का है सर। अगर आप वेस्टर्न पेपर्स देखेंगे वहां पर वो बस चर्चेस का नाम लेते हैं कि भाई इतने चर्च जल गए, बट वहां पर मैथीज के और दूसरी कम्युनिटीज के मंदिर भी जले हैं, उसके बारे में एक कहीं पे कोई मेंशन नहीं करेगा। वो यही मेंशन करेंगे कि मैथी ग्रुप्स ये कर रहे हैं। देखिए सर, जो वहां पर भी ओपियम उगाते हैं वो दोनों उगाते हैं कोई दूध का दूल्हा नहीं है वहां पर, लेकिन कुकी ग्रुप्स के अंदर जो जो उनका पंगा है कि उनके पास जो इलीगल इन्फिल्ट्रेट होके म्यांमार से आके वहां पर बस चुके हैं, वो लोग अभी डोमिनेट कर रहे हैं हिल एरिया के अंदर, जहां पर ये लोग अपनी पॉपी उगाना चाहते हैं। तो चक्कर बड़ा सिंपल है सर, और आपको अगर ये सब चीजें सॉर्ट आउट करनी है तो आपको सर उस पार थोड़ी जगह चाहिए होगी, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने आपको छोड़ा था सर, जिस तरह से ये लाइनें ड्रॉ करी थी, किसी में कोई ढीले का दिमाग नहीं था जब उसने ड्रॉ करी है ये लाइन, ना पाकिस्तान की तरफ, ना आपका इस तरफ ड्रॉ करी है ढंग से। और यही लाइन ड्रॉ करने के चक्कर में आपके पास ये वनरेबिलिटीज हैं। आपने नेपाल गवा दिया, आपने भूटान गवा दिया, आपने म्यांमार गवा दिया, श्रीलंका पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर था, आपने वो गवा दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो तो गया गया। तो हमने काफी हाथ पैर कटवा के जो भी हमारा देश बचा है, तो अभी उसको हमको देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है सर जियो पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स।
जिसके अंदर आपका देश होता है वो सेंटर सर्कल में रहता है। उसके आस-पास जो दूसरे देश होते हैं उसके लिए आप सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है? तो बिकॉज़ वो उसका देश आपके साथ कनेक्ट होता है तो उस देश में कुछ होगा तो आपके पास उसका हीट आएगा। तो सही है। उसका मतलब क्या है कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स का पहला राउंड होता है, उसको आपको पूरी तरह से अपने आप को पकड़ के रखना पड़ता है। भारत वो अभी तक कर नहीं पाया है क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हमारे जो इतने सारे लोग थे वो पता नहीं क्या सोच के फॉरेन पॉलिसी करते थे। दे नेवर थॉट ऑफ दीज़ कंट्रीज़ एज़ इंडिविजुअल कंट्रीज़। उनको कितनी बारी बदतमीज़ी से हमने कराया है। जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी वहाँ पर गए थे पशुपतिनाथ मंदिर में, वहाँ पर उस टाइम पे जो चीज़ हुई थी नेपाल में, वो उसका इतना इम्पैक्ट आया, लोग बड़ा गुस्सा हुए। हमने एक गलत डिसीजन लिया, गलती करी श्रीलंका में जाके, जो हमको नहीं करना चाहिए था। पहले एलटीटी को हमने ही ट्रेन करा, उसके बाद जाके हम ही लड़ना शुरू हो गए वहाँ पर और लड़ना भी था तो लड़ना था, बिना मैप्स के भेज दिया आपने आर्मी को वहाँ पर, इतने लोगों की जानें गईं, तो हमने ये बेवकूफ़ियाँ करी हैं। तो उसको अभी सुधारना तो पड़ेगा ना सर। बिल्कुल सही है। और चलते-चलते ये जो नेपाल की सड़कों पर आजकल चल रहा है, ये इसका मतलब क्या है? थोड़ा-सा ये भी समझाइए। और वापस किंग को ताज सौंपने की जो कवायद शुरू हुई है, ये इसके पीछे कोई है क्या? या स्वतः स्फूर्त ही है मामला? पीछे तो है सर, पीछे तो ऐसे देखिए स्पॉन्टेनियस थिंग तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में सर। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, किसी चीज़ का एक रीज़न होता है और उस रीज़न के हिसाब से ही होती है, कुछ एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है। बट सर बॉटम लाइन में अगर आपको बताऊँ नेपाल के अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन है कि ये साले जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये कभी म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। ये 3 पार्टियाँ हैं सर, तीनों आपस में वो कुछ गुट बना के बैठ जाती हैं कुर्सी पे आके। एंड केपी शर्मा ओली पिछले 5 साल में आई थिंक तीसरी बार ये भी कुर्सी में बैठा है। ऊपर से इनकी लीडरशिप सर अय्याश बन चुकी है। मैं आपको सही में बोलूँ क्योंकि काफ़ी सारे रूमर्स थे यही शर्मा ओली साहब के बारे में चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ ये वो। हाँ, हाँ। लोगों को दिखता है। देखिए सर जो भी कह लीजिए नेपाल एक कंज़र्वेटिव हिंदू सोसाइटी है। वो आपकी और हमारी तरह सोचते हैं। उनको लेकिन अच्छा ये नहीं लगता जब होली तो एकदम बुड्ढा होलिया है, ये तो। देखिए सर हनी ट्रैप ऐसे ही होता है सर, वो बुड्ढा जवान से कुछ नहीं होता सर। हनी ट्रैप का मतलब होता है कि अगर आपको एक पर्पस चाहिए उसके लिए आप बुड्ढा, जवान, बच्चा जिसको मर्ज़ी साइड कर लो, बस खत्म। अपने वश में कर लो। और ये चीज़ है देखिए मैं आपको सही में बताऊँ, इस चीज़ से अगर कोई आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक मारे ना, बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी हर किसी की होती है। स्पेशली इस पोज़ीशंस के अंदर वो बहुत मुश्किल से बचते हैं लोग। तो आप देखेंगे ये इतने जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं, ये ज़्यादा लोगों को पास नहीं आने देते अपने क्योंकि इनको पता है कि यार साला ये मेरे को मारेगा बाद में। तो स्पेशली यू नो इसका ध्यान रहता है कि कोई फॉरेनर आके तुम्हारे पास इतना क्लोज़ हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। ये जो किंग ज्ञानेंद्र साहब हैं सर, देखिए जो ये वापस आए हैं मेरे हिसाब से तो कुछ सोच समझ के आए हैं। ये ऐसे नहीं घुसे होंगे देश के अंदर, ठीक है? तो वो अनाउंस करा है उन्होंने कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने वीडियोज़ निकाले हैं कि भई हमको चेंज करना है, ये जो करप्शन है इसको बंद करना है और अपने देश को सुधारना है और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली है। 3, 4, 5, 6 पॉइंट उन्होंने बोले जो। तो ये आपको दिखता है कि वो एक पूरे मेथड के साथ आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हैं, उनका एक प्लान भी होगा किस तरह से उस चीज़ों को आगे लेके जाएँगे। तो मेरे हिसाब से आने के बाद ये पहला प्रदर्शन है जहाँ पर लोगों ने सड़कों पे उतर के बड़ी ज़ोर से आवाज़ उठाई है मोनार्की के बारे में। एंड केपी शर्मा ओली साहब का एक स्टेटमेंट आया था कहीं पे कि अरे! ये तो भारत का रॉ करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से पीछे से फ़ोन कॉल गए होंगे, "ओए! भाई साहब, कहाँ क्या प्रूफ़ है आपके पास?" एंड फनीली बताऊँ उसी शाम को फिर एक स्टेटमेंट आता है उसकी पार्टी की तरफ से, उसकी तरफ से नहीं, उसकी पार्टी की तरफ से नहीं, 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 केपी शर्मा ओली साहब ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ये तो गलती हो गई किसी मीडिया ने गलत चीज़ बोली है। तो हुँ, हुँ। आपको दिखता है पीछे से स्क्रू टाइट हुआ होगा, "बे ज़्यादा मत बोल भाई, ठीक है? काम डाउन" तो ये भी दिखता है आपको सर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। बट मेरे हिसाब से सर ज़्यादा टाइम नहीं है, जहाँ पर नेपाल ट्रांज़िशन करेगा अपने रूट्स में वापस। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये चीज़ होगी, इसको रोकना बहुत मुश्किल रहेगा। और क्या शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो पाएगी? सर कहते तो हैं बट आई आई डोंट नो मेरे को उसमें इतना वैल्यू दिखता नहीं है सर। पहले तो उनकी एज हो रखी है, तो अगर वो बैठेंगे भी वहाँ पर शी इज़ 77 यू नो
कितना और 2 साल 3 साल उसके बाद यही पे अगर आपको आना है तो देन यू रादर वेल डू समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन मगर मैं आपको ये बता दूं, हमको ये चीज एक बड़ी क्लियरली पता है, शेख हसीना अगर वापस आ गई ना, कितनी गर्दनें उड़ेंगी वहां पर, इट्स नॉट इवन फनी। जो अभी हुआ था वो मजाक होगा क्योंकि वो भी वही करेगी। और वही वो आ जाता है सर बंगाल के रीजन के अंदर, जिस तरह की पॉलिटिकल वायलेंस का एक कहना तो नहीं चाहता सर, बट एक रिवाज है, बड़ा गंदा शब्द यूज करा है मैंने, माफी चाहूंगा, बट एक रिवाज है एक्चुअली। तो वो वहां पर भी है सर। तो ये जो मार कटाई है, ये तो देखिए सर, बांग्लादेश का फ्यूचर खत्म है, क्योंकि इन्होंने इतने जो जिहादी और ये लोगों को बाहर निकाला है, उस उनको वापस अंदर डालते डालते आपको सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। तो आप एक को उठाओ, वो बम पटाखे भरेंगे चारों तरफ, तो ये दिस इज गोना बी अ डेंजरस गेम। ये इतना इजी नहीं रहेगा। आप यूनुस को भी हटा लो, बट एक आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम यहाँ से, जैसे पाकिस्तान आपने 70 साल टॉलरेट करा है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अगले 20-30 साल आपको थोड़ा बहुत टॉलरेट करना पड़ेगा सर। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और कई मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।